हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल स्टडी क्यूआर। दोस्तों, हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे थे। आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारा प्राचीन भारत। देखिए दोस्तों, इस जो आप मेरे स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये हमारे सांची का स्तूप है एवं इस पर लोक कथाओं के चित्र वर्णित हैं। जैसे आप देखिए, ये अब मैं सर्कल बनाया गया है पहले से। ये हमारे एचड़ी की मूर्तियाँ हैं। चलो बच्चों, अपने अध्याय पर आते हैं। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम पुरातात्विक शोध पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभिलेख एवं इमारतों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम सिक्कों का अध्ययन करने वाले हैं। सिक्कों के अध्ययन क्रम में पहले हम पता करते हैं सिक्कों का क्या महत्व है। सिक्कों के आधार पर हम इतिहास का लेखन भी कर सकते हैं। जैसे हमारे भारतीय इतिहास का 300 BC से 300 AD तक का इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। सिक्के अधिकतर तांबे, चांदी, सोना एवं शीशे के बने होते थे। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहते हैं। हाथ सिक्के किसे कहते हैं? जो प्राचीन सिक्के हैं उनको हाथ सिक्के कहते हैं। इनका निर्माण सील लगाकर किया जाता था। साहित्यिक स्रोतों में हाथ सिक्कों को ही कांसणपण कहते हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने थे एवं सातवाहनों के सिक्के शीशे के बने होते थे और साथ ही गुप्त शासक के सिक्के सोने के बने होते थे। दोस्तों, आपको ये याद करना होगा, जैसे शीशे के सिक्के किसने प्रचलित किए थे, आपको आंसर देना होगा पेपरों में सातवाहन। जैसे ही सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने प्रचलित किए थे, आंसर होगा गुप्त शासक। और सर्वाधिक सिक्के किसने प्रचलित किए थे, ये हमारे मौर्योत्तर काल में, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बाद जो काल आया था, मौर्यों के बाद जो काल आया था उसे बोलते हैं मौर्योत्तर काल। उसमें सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ था। सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य की शुरुआत हमारे यवन शासकों ने किए थे। इंडो ग्रीक जो शासक थे, उन्होंने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। एक बात आपको पता होगा, चलो पता नहीं होता, पता चलता है आप लोगों को उस बात को। समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उस पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये 5 स्टार है। पेपर में MPPSC में ये पूछ दिया जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या बोलती हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। दोस्तों, आपको ये याद करना होगा, ये 5 स्टार है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है मूर्तियों का अध्ययन। मूर्तियों का अध्ययन, मूर्तियों के आधार पर भी हम इतिहास की कुछ बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे पता करते हैं मूर्तियों का निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कुषाण काल में हुई थी। कहाँ से हुई थी? कुषाण काल में हुई थी। जैसे आप देखो कि कनिष्क की मूर्ति थी, उसका गर्दन कटा हुआ था परंतु उनकी मूर्ति थी। वहीं से हम मूर्तियों का निर्माण का आरंभ मानते हैं। जैसे कुषाण काल की जो मूर्तियाँ थीं उस पर वैदेशिक प्रभाव था, मतलब ये हमारी जो मूर्तियाँ थीं इस पर स्वदेशी प्रभाव ना होकर, मतलब अपने इंडिया का जो प्रभाव ना होकर बाहर के देशों का इस पर प्रभाव था। जैसे हम यमन का मान सकते हैं, बाहरी जो देश थे इस पर प्रभाव था। दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारी एक स्वदेशी एक मूर्ति कला थी, वो थी मथुरा कला। मथुरा कला को आदर्शवादी कला भी बोलते हैं। इसमें
मूर्ति को ऐसा बनाते हैं कि मान लो कि हम भगवान की मूर्ति बना रहे हैं। अन्य मूर्तियों में क्या आता है, अन्य मूर्तियों कलाओं में भरूत कला आती है, बौद्ध गया कला आती है, सांची कला आती है एवं अमरावती कला आती है। दोस्तों आपको ये याद करना होगा, जैसे कुषाण काली मूर्तियों पर किसका प्रभाव था, वैदेशिक प्रभाव था। मथुरा कला पर कौन सा प्रभाव था, मथुरा कला भारतीय मूर्ति कला थी। अन्य कला थी जैसे भरूत कला, बौद्ध गया कला, सांची कला एवं अमरावती कला। दोस्तों मूर्ति कला के बाद हम चित्रकला का अध्ययन करते हैं। चित्रकला का जैसे आप नाम लेते हो तो आपके दिमाग में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं का चित्र अंकुरित हो जाता होगा। इसमें हम आज अजंता की गुफाओं का संक्षिप्त वर्णन देखेंगे। जैसे अजंता की गुफाएं, जिसमें माता एवं शिशु की चित्र वर्णित है। यहाँ पर गुफाओं में कुछ गुफाओं में माता एवं शिशु का चित्र बना हुआ है। इसमें सबसे अच्छा चित्र मरणासन राजकुमारी, मतलब एक राजकुमारी है, वो अपने पति के वियोग में मर रही है, उसका भी इसमें अच्छा वर्णन किया गया है। हम बताते हैं हम आपको उसमें क्या हुआ था। उस चित्र में ऐसा बताया गया कि मतलब एक राजकुमारी अपने पति के वियोग में मर रही है, उसके चारों तरफ उसके रिश्तेदार सगी संबंधियाँ खड़े हुए हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। इसी अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हमारे अजंता की गुफाओं में एक चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वो कौन सा है, बोधिसत्व पद्मपाणि का। चित्रकला के बाद दोस्तों हम मोहरे पर चलते हैं। मोहरों से हम व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक एवं जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब वहाँ पर व्यापार क्या था, कैसे चलता था, धार्मिक कारण क्या थे, धार्मिक उपाय क्या थे एवं आर्थिक जीवन क्या था, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण कुछ मोहरें जो हमारे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं एवं बसाठ से प्राप्त हुई हैं, वो मोहरें किसकी बनी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरें मिट्टी की बनी हुई थी, मिट्टी की मोहरें थी। इन मोहरों से हमको धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब मोहरें जो होती हैं उनसे हमको धार्मिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। मतलब एक चीज़ जो इतिहास में होती है, हर चीज़ का अपना कुछ महत्व होता है, सब चीज़ों को मिलाकर इतिहास लिखा जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमारा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक धार्मिक साहित्य होता है एवं दूसरा क्या होता है, लौकिक साहित्य होता है। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में क्या अंतर है, धार्मिक साहित्य जिसमें कर्मकांड एवं भगवान का वर्णन होता है। लौकिक साहित्य क्या होता है, जिसमें जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रदान आदि का वर्णन होता है। चलो दोस्तों थैंक यू, मेरा लेक्चर आज यहीं तक था। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। थैंक यू।